नमस्कार, सिटी लाइन में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Viz24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान पर राजनीति जारी है। टीएस सिंहदेव ने भी राहुल गांधी को समर्थन करते हुए कहा कि मोदी जी ने वो सभी एजेंसियों के काम को रोक दिया जिससे देश के वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। न तो देश में जाति की स्थिति का पता है, न ही आर्थिक स्थिति का। मोदी जी ने अपनी सरकार के माध्यम से जितने विश्वसनीय स्रोत थे जानकारी एकत्रित करने के देश में, सबको रोक रखा है। आपको कोई डाटा चाहिए तो कोई डाटा नहीं मिल रहा है। महंगाई कितनी है पता नहीं चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश बुड़त शनिवार को जांजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल कांग्रेस के स्कैंडल पर कुछ भी बोल दे। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार में लूट खसोट रही। भगवान राम आराध्य देव हैं, कांग्रेस के लिए हैं कि नहीं वे तय कर ले। उन्होंने लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका देने पर कहा कि जो भी का प्रत्याशी होगा सब मिलकर जीत दर्ज करेंगे। भगवान राम हमारा आराध्य देव है। अब वो कांग्रेस पार्टी के हैं कि नहीं वो तय कर ले, क्यों तो राम मंदिर के उद्घाटन में तो गए नहीं है ना। तभी भगवान राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, कभी टोपी पहन के घूमने वाले। चलो हम इतने में खुद कम से कम जनोई पहनने के लिए तो जागृत हुए कांग्रेस ही। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी हमर-राज पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। धमतरी पहुंचे हमर-राज पार्टी के संस्थापक अरविंद नेताम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उसकी पार्टी आरक्षित 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। 4 सीट रिजर्व है, अभी फाइनल अभी नहीं, प्रारंभिक चर्चा है पार्टी में। तो 4 सीट में हम आजमाएंगे, लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होने जा रहा। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों सक्रिय हैं। 5 सीटों में से 4 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। इस बार चुनाव में ऊंट किस करवट लेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय हो गए हैं। खाली हो रहे 5 सीटों में से 4 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। 230 सदस्यीय विधानसभा में दलीय स्थिति के अनुसार 4 सीटें फिर बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिलना तय माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के खाते में आसानी से 1 सीट नहीं जाने देगी। बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार के सामने अपना प्रत्याशी उतार सकती है और यदि ऐसा हुआ तो राज्यसभा चुनाव बेहद रोचक हो सकता है। राज्यसभा चुनाव के गणित की बात करें तो एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 39 विधायकों के मतों की आवश्यकता होगी। दलीय स्थिति देखें तो 4 सीटों के लिए बीजेपी के 156 विधायक मतदान करेंगे, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 163 है और ऐसे में बीजेपी के पास 7 विधायक बचते हैं। वहीं भारत आदिवासी पार्टी का विधायक कमलेश्वर डोडियार यदि बीजेपी के साथ जाएंगे तो मतदान के लिए बचे विधायकों की संख्या 8 हो जाएगी और अब कांग्रेस से 1 सीट छीनने के लिए बीजेपी को 31 विधायकों की जरूरत होगी, जबकि सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या 66 है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर क्रॉस वोटिंग की संभावना बीजेपी तलाश रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 5 सीटें खाली हो रही हैं, तो 5 में से 4 सुनिश्चित हैं और 1 का कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकती है। कोई बड़ी बात है क्या? तो इसलिए, और ग्वालियर चंबल संभाग तो ग्वालियर चंबल संभाग है, तो आपने कहा है तो बिल्कुल प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। बीजेपी के अजय प्रताप सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, कैलाश सोनी, डॉक्टर एल मुरुगन और कांग्रेस के राजमणि पटेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 8 फरवरी से शुरू हो चुकी है। 15 फरवरी तक नामांकन भरे जाएंगे। 20 फरवरी तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे से मतों की गणना होगी। अब देखना होगा कि बीजेपी का 5वीं सीट जीतने का प्लान कितना सक्सेस होगा। भोपाल से विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC24।
कमलनाथ ने कांग्रेस की सियासत में फिर बड़ा दांव खेला है। कमलनाथ ने यह साफ कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाने वाले। हालांकि दिनों में कमलनाथ के बयानों से यह पिक्चर भी क्लियर हो गई कि कमलनाथ कांग्रेस में ही रहकर सियासत की दूसरी पारी खेलेंगे। खबर है कि कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मिलकर एमपी से राज्यसभा सीट की दावेदारी कर दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की खबरों पर फिलहाल विराम लग चुका है। कमलनाथ ने एक बार फिर उन अफवाहों पर स्पष्टीकरण दिया जो एमपी के चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी में जाने को लेकर चल रही थी। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा है कि कांग्रेस की विचारधारा सत्य, धर्म और न्याय की विचारधारा है। देश के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और विचार के लिए कांग्रेस की विचारधारा में समान स्थान और सम्मान है। कांग्रेस पार्टी के 138 वर्षों के इतिहास में ज्यादातर समय संघर्ष और सेवा में गुजरा है। आजादी के पश्चात राष्ट्र निर्माण ही कांग्रेस का एकमात्र ध्येय रहा है। आज जब देश में विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी और उसकी विचारधारा ही तानाशाही का मुकाबला करेगी और देश को दुनिया का सबसे सुंदर और मजबूत लोकतंत्र बनाएगी। हम गांधी जी, नेहरू जी और अंबेडकर जी के रास्ते पर चलकर स्वर्णिम भारत बनाएंगे। वैसे खबर तो ये भी मिल रही है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल कमलनाथ ने शुक्रवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की है और उसके बाद से ही ये अटकलें लग रही हैं कि कमलनाथ अब राज्यसभा से अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। माननीय कमलनाथ जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी कांग्रेस परिवार के लिए ही जी है, तो उनकी निष्ठा पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे या जो षड्यंत्र किया जा रहा था, वो लोग आने वाले दिनों में बेनकाब होंगे ही। दरअसल एमपी में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। 4 सीटों पर बीजेपी की जीत निश्चित है क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल 163 विधायक हैं और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत भी पक्की है क्योंकि कांग्रेस के पास 66 विधायकों की संख्या है। लिहाजा कमलनाथ ने नॉमिनेशन के ठीक पहले यानी 13 फरवरी को कांग्रेस के सभी विधायकों को डिनर पर इनवाइट किया है। लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि राज्यसभा सीट के लिए कमलनाथ कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का एक ट्वीट सामने आया जिसके अंदर वो कांग्रेस के इतिहास, कांग्रेस के संघर्ष, कांग्रेस की विचारधारा की बात करें। बड़े आश्चर्य की बात है, ये जो वर्तमान कांग्रेस का नया नेतृत्व बना है वो फेल हो चुका है। लगातार लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या कमलनाथ जी फिर अपनी कोई संभावना देख रहे हैं? तो अचानक से ट्वीट करने के पीछे क्या मंशा है, ये स्पष्ट करना चाहिए। राज्यसभा में लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस को भी उम्मीद है कि कमलनाथ के राज्यसभा सदस्य बन जाने से पार्टी को फायदा मिलेगा। फिलहाल कमलनाथ ने आलाकमान के सामने अपनी दावेदारी जता दी है और अरुण यादव समेत तमाम उन नेताओं की हसरतों को ठंडा कर दिया है जो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। मुरैना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत का प्रांतीय सम्मेलन हुआ। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। VD शर्मा ने संघ संचालक मोहन भागवत से मुलाकात की। 10 मिनट तक संघ प्रमुख मोहन भागवत और VD शर्मा की बैठक चली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने RSS के कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा RSS के खिलाफ जहर उगलते आ रहे हैं, इस कारण उन पर सोनिया गांधी का आशीर्वाद बना है। RSS के बारे में बोल कर दिग्विजय अपनी राजनीति चमका रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी बोलते रहते हैं क्योंकि उन्हें बोलते हैं और RSS के खिलाफ बोलते हैं तो सोनिया जी का नंबर बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह जी बोलते रहते हैं क्योंकि उन्हें बोलते हैं और RSS के खिलाफ बोलते हैं तो सोनिया जी का नंबर बढ़ते हैं। रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना लेट लतीफी का शिकार हो गई। योजना के तहत जिले में मार्च 2024 तक 2.5 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाना था, लेकिन अभी भी 65,000 से अधिक घरों तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाए। स्थिति यह है कि PHE ने भी योजना की मियाद दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। ऐसे में इस गर्मी में भी एक बड़ी आबादी को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक सभी जिलों को दिए गए टारगेट को पूरा करने के निर्देश दिए, लेकिन शुरुआती दौर से ही योजना जिले में लेट लतीफी का शिकार हो गई। शुरू की 6 महीने टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई और फिर टेंडर निरस्त कर दोबारा टेंडर करने में 1 साल लग गया। निर्माण एजेंसियों को समय पर भुगतान नहीं मिलने की वजह से भी योजना का काम प्रभावित हुआ। मामले पर भाजपा पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पूर्व सरकार, कांग्रेस सरकार जो बताती है कि वो जनता की सरकार है, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं, इसका आपके सामने उदाहरण है
जिस प्रकार से इसमें लापरवाही की गई है। अभी सभी ठेकेदारों को एक एक कार्य को हम वॉच कर रहे हैं और जहाँ जहाँ विलम्ब हो रहा है, कुछ जगह विवाद हो रहा है, उसको हम सुलझा रहे हैं लगातार और लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है। सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, जब इससे बल्कि दोनों जगह एक सरकार होने से और योजना में गति आ रही है। भोपाल की महापौर मालती राय ने 3 महीने के लिए 808 करोड़ 87,48,000 रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। फिलहाल नगर निगम के इस बजट में किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया गया। इससे पहले आयोजित नगर निगम की बैठक में इस अंतरिम बजट को लेकर विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सालाना बजट की जगह अंतरिम बजट लाए जाने के विरोध को विपक्ष नगरीय निकाय के प्रावधान से बाहर बताया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के पास ही अंतरिम बजट लाने का अधिकार है, निगम में एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है। वहीं महापौर ने कहा कि यह 3 महीने का बजट है, वित्त का पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद पेश करेंगे। अंतरिम बजट का कोई प्रावधान नहीं है। ये मेरे पास से इनकी इतनी ऑडिट, ये इनका इतना ऑडिट है 105 करोड़ का, तो इनका ओवर पेमेंट हो गया। प्लस इनके पास जब एफडीआर्स हैं 1 अरब 87 करोड़ की, ये देखिए एफडीआर्स, तो फिर ये अंतरिम बजट क्यों ला रहे हैं? अंतरिम बजट का प्रावधान राज्य सरकार के पास है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। नगर निगम एक्ट में कहीं पर नहीं लिखा कि अंतरिम बजट। निश्चित ही अंतरिम बजट है। नगर निगम आदर्श आचार संहिता लगेगी, मार्च में लग सकती है, अप्रैल में लग सकती है, और नगर निगम पूरी तरह से संचालित हो सके, इसके लिए हमने अंतरिम बजट पेश किया है। भिलाई से खबर, जहां ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप मामला प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के नाम का नोटिस चिपकाया गया। रायपुर के कोर्ट ने घर पर नोटिस चस्पा किया। नेहरू नगर के घर में नोटिस लगाया गया है। 12 मार्च तक उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा है। हाल ही में दुर्ग आईजीएसपी ने सूचना देने पर इनाम घोषित किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के भिलाई से। हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को देवास जिले से गिरफ्तार किया। शनिवार को आरोपी फैक्ट्री के मैनेजर आशीष तमखाने और अमन तमखाने को पुलिस ने देवास से गिरफ्तार किया और उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 आरोपी रिमांड पर है। वहीं हरदा हादसे के 2 अज्ञात शव की शिनाख्त के लिए जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। 2 आरोपियों की आज गिरफ्तारी हुई है, अमन और आशीष की। ये दोनों मैनेजर थे। इसमें अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां कार से पकड़े गए हवाला के 63 लाख रुपए आरोपी नहीं दे पाया कोई दस्तावेज। आरोपी कार ड्राइवर नरेंद्र अग्रवाल से पूछताछ जारी है। कोहे फिजा थाना पुलिस की ये पूरी कार्रवाई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त के, जहां भोपाल से पकड़े गए हवाला के 63 लाख रुपए कार से ये रुपए पकड़े गए हैं। आरोपी कोई दस्तावेज नहीं दे पाया। आरोपी कार ड्राइवर नरेंद्र अग्रवाल से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोहे फिजा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इंदौर के खजराना क्षेत्र में अवैध सिलेंडर का जखीरा क्राइम ब्रांच ने बरामद किया। तंजीम नगर और खिजराबाद कॉलोनी के घर से घरेलू गैस सिलेंडर का जखीरा मिला है, जिसमें 350 से ज्यादा गैस की टंकी बरामद हुई। यहाँ हजारों लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। बारूद के ढेर पर अनजान लोग रह रहे थे। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। हरदा में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लगातार प्रशासन और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां आप एक नज़र मारेंगे तो आपको भी लगेगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 मंजिला ये घरेलू बिल्डिंग है और यहाँ पर एक अवैध गैस गोडाउन का कारखाना पकड़ा गया है, जहाँ पर बड़ी कमर्शियल टंकियों से दूसरी छोटी टंकियां और घरेलू टंकियां जो हैं वो रिफ़िल की जाती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 350 से ज़्यादा गैस टंकियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं। 2 अलग अलग गोडाउन पर यह कार्रवाइयाँ की गई हैं। पूरी व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से यहाँ पर ये अवैध गोडाउन जो है संचालित किया जा रहा था। तमाम सारे गैस की टंकियाँ जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, सारे इक्विपमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस बिल्डिंग में रहते हैं। कैसे संचालित हो रहा था भैया, ये क्या आपको पता है ये अवैध तरीके से? ये तो सर खाली सिलेंडर रख के गया था वो उसकी।
हमारे साथ में खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। रिफिलिंग मशीन आपने देखा उस तरीके से छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में और से करके, और ये डुप्लीकेट टाइप का एक सील लगा के ये बेचने का अवैध व्यापार करते थे। हमारे साथ में क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे। मिश्रा जी, एक बहुत बड़ी सजगता आपकी रही है, एक अच्छा इनपुट आपको मिला, उस पर कार्रवाई हुई, क्या लगता है आपको ये बहुत बड़ी कार्रवाई है? इतने बड़े पैमाने पर ये कहाँ से लाते थे, किस किस को सप्लाई करते थे, ये अभी प्राथमिक पूछताछ में सही जानकारी नहीं आ रही है, फिर इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जब्ती की कार्रवाई फूड अधिकारी के द्वारा हो रही है। आप मानेंगे कि जहां मैं खड़ा हूं ये हज़ारों की तादाद में रहने वाले लोगों की बस्तियां हैं और यहां पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस विभाग के, प्रशासन विभाग की सजगता के कारण एक बड़ा जखीरा जो है गैस गोडाउन का पकड़ाया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से बाहर हो गए। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया। प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित हुए, ये बड़ी खबर है। अनुशासन समिति की कार्रवाई हुई है। पार्टी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। नवीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। नवीन, एक बड़ी कार्रवाई यहां पर। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे आचार्य प्रमोद कृष्णम और लगातार पार्टी की लाइन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जाकर मुलाकात की थी और उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया था तो इन्होंने खुलकर खिलाफत की थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की उनके फैसले की खिलाफत की थी और ये उसी वक्त से कांग्रेस पार्टी की नजर में थे। इसके बाद भी कई सारे इन्होंने बयान ऐसे दिए हैं, कई सारे टीवी डिबेट में हिस्सा लिया है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान दिए हैं और कई सारे ऐसी बाइट दी हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की एजेंडे के बाहर थी। तो उसको लेकर अनुशासन समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है और अनुशासन समिति ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के जरिए कांग्रेस पार्टी ने संदेश दिया है न सिर्फ छोटे कार्यकर्ता को बल्कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तमाम बड़े नेताओं को भी ये संदेश दिया है कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जो भी काम करेगा उसके लिए इस तरीके की सजा का प्रावधान पार्टी में है। हालांकि देर लगी, चूंकि प्रमोद कृष्णम भी ये जानते थे कि आज नहीं तो कल ये फैसला इनके खिलाफ आने वाला है, इसीलिए लगातार उनकी नजदीकियां बीजेपी से बढ़ती रही। राजनाथ सिंह से भी कुछ दिनों पहले उन्होंने मुलाकात की, स्मृति ईरानी से भी कुछ दिनों पहले इन्होंने मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इन्होंने मुलाकात की है और कल की धाम में भी जो समारोह होने वाला है उसका न्योता भी तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को दिया है। तो ये साफ है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कुछ ऐसे बयान दे रहे थे जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को हजम नहीं हो रहे थे और अनुशासन समिति ने एक बड़ी कार्रवाई प्रमोद कृष्णम के खिलाफ कर दी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इंदौर हाई कोर्ट में बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने आरोपी पक्ष के लगाए गए 2 आवेदनों पर सुनवाई की और एक आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अन्य आवेदनों की सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 मार्च तय की। आरोपी पक्ष ने जांच अधिकारियों को 1 माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए आवेदन दिया था। 2 विधिक आपत्तियां हमारे द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अगली दिनांक 2 मार्च 2024 नियत की गई है न्यायालय द्वारा और यदि हमारी दोनों आपत्तियां मान्य की जाती हैं तब उनका धारा 91 सीआरपीसी का आवेदन जो है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा और यदि हमारी दोनों आपत्तियां निरस्त होती हैं तब हम इस आवेदन पर सतथ्य जवाब प्रस्तुत करेंगे शासन की ओर से। हरदम हुए हादसे के बाद अलीराजपुर में भी प्रशासन अलर्ट पर है। शनिवार को जिले की पुलिस ने सैकड़ों जिलेटिन की अवैध छड़ बरामद की। 7 आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। दरअसल बोरी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सियाली गांव में कुआं खुदाई के लिए जिलेटिन का रॉड इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस को 186 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। बता दें कि पूर्व में भी जिले के कई ग्रामीण इलाकों में जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई, जिन्हें किसान और ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से भंडारण किया जाता रहा, जिससे कभी भी हादसे की आशंका बनी रहती है।
शहडोल के कोलोहा गांव में अवैध रेत खनन के विरोध में आदिवासियों के साथ सरपंच धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अवैध खनन के विरोध में टेंट लगाकर धरने पर बैठे। गांव वालों का आरोप है कि ग्रामीणों का आरोप है कि पेशा एक्ट का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार रेत खनन कर रहा है, जिससे ग्राम पंचायत से रेत खनन की अनुमति लिए बिना ही काम शुरू कर दिया गया। ग्रामीण रेत खदान के सीमांकन कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के बीच पुलिस ने ग्रामीणों को धरना खत्म करने की समझाइश दी। बावजूद इसके ग्रामीण अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बता दें कि सहकार ग्लोबल कंपनी को रेत निकालने का ठेका मिला हुआ है। जबलपुर में नर्मदा नदी के कई घाटों पर मशीनों से रेत का अवैध खनन किया जा रहा। मामले में बरगी से कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव ने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला अधिकारियों से शिकायत की। पूर्व विधायक ने सत्ता पक्ष के संरक्षण में अवैध खनन होने और प्रशासनिक मिलीभगत से कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि रेत माफिया पर अब कार्रवाई करना जरूरी है। कलेक्टर ने खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी वर्तमान में बड़े पैमाने पर मां नर्मदा का खुलेआम सीना छलनी किया जा रहा है सत्ता के संरक्षण में। मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी की है और यहाँ स्थानीय स्तर पर कलेक्टर साहब को। तो पुलिस तो इस समय कार्रवाई से बच रही, खनिज विभाग इसमें कुछ नहीं करता है। जहाँ कहीं भी अवैध उत्खनन के और अवैध परिवहन के मामले मिलेंगे उसमें कार्रवाई करेंगे। तो मैंने रेवेन्यू की टीम को, पुलिस की टीम को और माइनिंग की टीम को सख्त हिदायत दी है कि वो लगातार इस मामले में कार्रवाई करते रहें। मुरैना में गौ सेवकों ने गायों से भरी ट्रॉली को पुलिस के सहयोग से पकड़ा। पकड़े गए ट्रॉली पर कृषि मंत्री और सुमावली विधायक केंदल सिंह कंसाना का नाम लिखा हुआ है। सुमावली विधायक ने यह ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी निधि से गायों को गौशाला भेजने के लिए दिया था, लेकिन इससे ग्रामीण इलाकों में गायों को भरकर गल्ला मंडी ले जाने का मामला सामने आया। गल्ला मंडी से गायों को ट्रक के माध्यम से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए भेजा जाता है। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता की तस्करी करते हैं और गौ सेवकों का ढिंढोरा पीटते हैं। गौ सेवक रुद्र प्रताप ने बताया कि जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र से कुछ लोग आए दिन गौवंश भरकर मुरैना की ओर ले जा रहे हैं और शहर में छोड़ रहे हैं, जिसकी जाँच होनी चाहिए। हमें सूचना मिली कि एक ट्रॉले में बहुत भयंकर तरीके से गौवंश को भरकर ले जा रहे हैं। फिर हमने पुलिस को सूचना करी, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और वो ट्रैक्टर और कंटेनर को कोतवाली लेकर आई। कोई चल नहीं पा रही, कोई कमजोर है, ऐसी गायों को पूरे जिले में से एकत्रित कर और भारतीय जनता पार्टी के बैनर की गाड़ियों पर तस्करी अन्य राज्यों में कर रहे हैं। कुछ गौवंश वाले वहाँ इकट्ठे हैं और मंडी में उनके द्वारा कोई टोला रोका गया है जिसमें कुछ बैल या गौवंश के लोग भरे हुए थे। तो हमने अपनी कोतवाली मोबाइल भेज के उसको यहाँ बुलवा लिया था और जो गौवंश शायद बता रहे हैं कि आवेदन लिख के दे गए, उसको हम जांच कर रहे हैं। हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ित लोगों ने हरदा मगरधा रोड पर करीब 1 घंटे धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। पीड़ितों की मांग है कि घटनास्थल से मलबा हटाया जाए, उससे बदबू आ रही है। साथ ही राजेश और सोमेश अग्रवाल के फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलाया जाए, साथ ही उनकी संपत्ति कुरकर पीड़ितों की भरपाई की जाए। सूचना मिलने पर एसडीएम और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे, लोगों को आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। यहाँ पर जो मलबा है इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे चक्का जाम किया था। स्ट्रीट लाइट लगाई जाए ताकि उजाले से पब्लिक भयभीत ना हो। पीड़ित लोग हैं, इनको कितने जल्दी सहायता मिल सके। अभी एसडीएम साहब ने आकर कुछ संतुष्टि दी है। इलाज कराएं थोड़ा, और कुछ लाइट वाइट का जो बता रहे हैं प्रॉब्लम है, तो अभी हमारा ये अस्थायी रूप से जो काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हम लाइट अभी शाम तक हमारी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। मलबा तो अब जब हम सारे वरिष्ठ अधिकारी थोड़ा निर्णय लेंगे तो इसके बाद ही हम उस पर विचार करेंगे। अयोध्या के मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरा देश राममय है। भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आतुर हैं। कोई प्लेन तो कोई ट्रेन तो कोई सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंच रहा। महाराष्ट्र के रहने वाले राम भक्त मल्हारी केशव प्रसाद पवार साइकिल से अयोध्या का सफर करने निकले। ये 2000 किलोमीटर का सफर तय कर महाराष्ट्र से अयोध्या जा रहे हैं। अपने सफर के दौरान मल्हारी रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ भगवान राम के दर्शन करना है। मल्हारी केशव प्रसाद 10वीं क्लास में रहने के दौरान ये इस यात्रा वो कर रहे हैं। अब तक 34,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर चुके हैं। मेरा मकसद है राम जी को मिलने का। मोदी जी ने अच्छा काम किया है। उसमें जो राम मंदिर बनाया 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान उतार दिया चांद पर। उनका जो डिस्टेंस है 3 लाख
84,000 का। मोदी जी के लिए मैं तो 1 लाख किलोमीटर बनाने वाला है खुद साइकिल से चल के। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिला गठन की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर अरपा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री बिजोन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे। इस दौरान जिले में 35 करोड़ की लागत के 69 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। साथ ही पर्यटन मंत्री ने पेंड्रा बाईपास के निर्माण और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने की घोषणा की। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों के उन्नयन की घोषणा की। वहीं पर्यटन मंत्री ने मलनिया जलाशय को पर्यटन के लिए विकसित करने की घोषणा की। इसके साथ ही धनपुर आदि शक्ति मंदिर के लिए 25 लाख की राशि भी दी गई। साथ ही राजमेरगढ़ को हिल स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए। जिले की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये बहुत सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ जिला है। हम इसको पर्यटन की दृष्टि से इसकी एक पहचान बनाएंगे। हम राजमेरगढ़ को भी विकसित करेंगे, यहाँ के दुर्गा जी के मंदिर को भी विकसित करेंगे और यहाँ के अरपा के उद्गम स्थल को भी विकसित करेंगे। निश्चित रूप से पीडीएस घोटाले में जो भी घोटाले किए हैं कोई भी आदमी बख्शे नहीं जाएंगे। उसके लिए विधानसभा की कमेटी बनाकर सदस्यों के माध्यम से अधिकारी लोग मिलकर जाँच करेंगे। श्री राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर बन रहा, इससे सबसे अधिक खुशी उनको हो रही है जो अपने को उनका वंशज मानते हैं। हम बात कर रहे हैं रघुवंशी क्षत्रियों की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा होने पर अब मध्य प्रदेश समेत देश भर के रघुवंशी क्षत्रियों का जमावड़ा अयोध्या में है। 18 फरवरी तक चलने वाले श्री राम महायज्ञ में 2121 आहुतियां डाली जाएंगी और इसकी शुरुआत 10 फरवरी को सरयू जल लेकर यज्ञ वेदी तक हजारों महिलाओं और पुरुषों की पदयात्रा से हुई। इस यज्ञ की खास बात यह है कि रघुवंशी क्षत्रिय ही यजमान है जो अपनी पत्नियों के साथ इस यज्ञ में भाग लेंगे। रघुवंशी समाज के साकेतवासी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज का संकल्प था कि जब भगवान श्री राम जी अपनी जन्मभूमि में अपने महल में विराजेंगे, उसके बाद रघुवंशी समाज की तरफ से अयोध्या में भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ये हमारे गुरुदेव आदरणीय कनक बिहारी जी रघुवंशी थे, जो भी उन्होंने संकल्प लिया था कि भगवान श्री राम जी की स्थापना के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ 9000 नौकुंडी यज्ञ करेंगे। 2121 जोड़े जो बैठे हुए हैं वो हवन करेंगे यहाँ, और ये 10 तारीख से 18 तारीख तक चलेगा। ये भारत के समस्त रघुवंश समाज की ओर से आयोजन किया जा रहा है और ये हम समस्त हिंदू एवं सनातनियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में नमस्कार।